चलिए, तो कल का क्लास जो है यहीं पे सेवा समाप्त हुआ था, है ना। बैठें। चलिए, तो आनुवंशिकता एवं जैविक विकास अध्याय 7 का कुछ इम्पोर्टेंट शब्द है जिसके बारे में यदि याद रखें कि हाँ ये जीनोटाइप आखिर क्या होता है, एक छोटा सा फॉर्म में याद रखना है कि जीनोटाइप मतलब ये चीज़ होता है, फिनोटाइप मतलब ये चीज़ होता है, उसका मतलब समझना है ताकि इस अध्याय को बढ़िया से हम लोग समझ सकें। ठीक है, तो ध्यान देना है। बहादुर देखिए, सबसे पहले हम लोग चलेंगे आनुवंशिकता। हम तो बताए थे जहाँ आनुवंशिकता की बात है समझ जाना कि अपने मम्मी पापा का डीएनए जैसा है ना, या अपने मम्मी पापा के जितने भी लक्षण हैं, जितने भी गुण हैं, वो सब किसके कारण, आनुवंशिकता गुण के कारण ही आपके अंदर स्थानांतरित हुआ है ना, अपने माता पिता से। ठीक है, तो देखिए आनुवंशिकता मतलब होता है अपने जनकों से उसके संतानों में, समझ रहे हो, पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का, पैतृक मतलब वही हुआ माता पिता वाला गुण जो होता है ना, उसको पैतृक गुणों का संचरण होना ही क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। यानी अगर शॉर्टकट में जब भी आनुवंशिकता शब्द आप सुने तो समझ जाना कि आपके अंदर मौजूद वैसा लक्षण जो आपको किनको से प्राप्त हुआ है, माता पिता से प्राप्त हुआ है, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। जैसे बहुत सारा के देखे हैं कि रंग है जो माता पिता दोनों में से किसी का जो है चेहरा, किसी का शरीर, किसी का बालों का रंग मम्मी पापा पर चला जाता, किन्हीं का मामू पर भी चला जाता, नाकिया चल गलो, आँखिया चल गलो मामू पर। तब ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आपका जनरेशन आगे जाता है वैसे वैसे डीएनए में कुछ ना कुछ क्या होता है, बदलाव होता है। ये मत सोचिए कि जो डीएनए आपके माता पिता का है ना, मम्मी का है, वही डीएनए आपका भी रहेगा। ये ज़रूर कह सकते हैं कि 80 से 90% तक डीएनए क्या हो जाएगा, मैच करेगा। बात समझ में आ रहा? तब आप उन्हीं के वंशज माने जाओगे। तो चलें आगे बढ़ें। ये हो गया। अब आनुवंशिकी क्या कहलाता है? देखिए, आनुवंशिकी एक शाखा का नाम है। जैसे विज्ञान के 3 शाखा हैं, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान हुआ ना, बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी शाखा हुआ। तो उसी प्रकार से आनुवंशिकी एक शाखा है, पढ़ाई का एक नाम है, सिलेबस का नाम है। जैसे हम लोग साइंस पढ़ते हैं आईएससी में तो बायोलॉजी से लेता है, कोई बंदा जो है वो मैथ से लेता है। तो उसी प्रकार से आनुवंशिकी एक क्या है, शाखा है। तो देखिए किसकी शाखा, जाहिर सी बात है जीव विज्ञान की शाखा। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कौची के बारे में पढ़ा जाएगा, आनुवंशिकता, या कह सकते हैं विभिन्नता। क्योंकि विभिन्नता भी तो आता है किसके वजह से, आनुवंशिकता की ही वजह से आता है। समझ रहे हो? तब की जानकारी प्राप्त की जाती है उसे ही क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। जैसे फॉर उदाहरण, ये जो डीएनए और आरएनए का खोज हुआ, या इस साइंस में जितने भी जैविक प्रयोग हो रहे हैं, वैसे जीव को मार करके एक नए जीव का निर्माण करना, तो ये सब क्या है, आनुवंशिकी की तहत ही आएगा ना। जो दूसरा ये है कि वैक्सीन का निर्माण करना। वैक्सीन जो टीका जो होता है, वो टीका कैसे खोज होता है? जैसे मान के चलिए कोरोना है, कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस का टीका कैसे लगेगा, कैसे खोज होगा? सबसे पहले मेरे को किसी भी प्रकार से कोरोना का कोई मरा हुआ जीवाणु चाहिए मेरे को। अगर वायरस है तो वायरस चाहिए, जीवाणु है तो जीवाणु चाहिए। जिसका भी एंटीवेनम बनाना है या एंटीवायरस बनाना है, उसका एक मरा हुआ पार्ट चाहिए। अब मान लीजिए कि कोई कहीं पे किन्हीं का बॉडी में कोरोना का मरा हुआ हिस्सा नज़र आ गया हमको। अब उसको से डीएनए हम निकालेंगे। अब डीएनए कोडिंग करेंगे, डिकोडिंग करेंगे उसको कि उसका डीएनए का जो है कोड क्या है। अब उसी के आधार पर हम दवा का निर्माण करेंगे ताकि यह पता चल सके कि उसका डीएनए टूटेगा कैसे। समझ रहे हो? कि ऐसे दवा बनाना, ऐसा केमिकल तैयार करना जिससे वो कोरोना का क्या हो जाए, डीएनए ख़त्म हो जाए। क्लियर? तो वैसे भी किसी भी जीव को नष्ट करने के लिए सबसे पहले उस जीव के बारे में बढ़िया से जानकारी होनी चाहिए। तो हम बार बार कहते हैं ना कि अपने दुश्मन को हराने के लिए पहले दुश्मन के बारे में तो पूरा जानकारी इकट्ठा कर लो, है ना। क्योंकि देखो बच्चा, बात ये है कि अब मैट्रिक पर आते हैं कि मैट्रिक एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहला यही फ़र्ज़ बनता है कि आप मैट्रिक के बारे में पूरी तरह से आप समझिए कि मैट्रिक
में टॉप करने के लिए या 400 से प्लस नंबर लाने के लिए कितनी सक्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, ये बहुत मायने रखता है डियर। और यदि आप सक्षम हैं, पहली बात तो कि नहीं है, यदि आप सक्षम नहीं हैं तो आप सोच के चलिए कि हमको सक्षम होने के लिए इतना घंटा स्टडी की ज़रूरत है, इतना ज़्यादा मोटिव होने की ज़रूरत है ना, इतना ज़्यादा सेल्फ स्टडीनेस होना चाहिए घर पे, खुद के दम पे, टीचर के दम पे नहीं, खुद के दम पे। क्योंकि कोई भी टीचर हो 1 घंटा पढ़ाएंगे, 2 घंटा पढ़ाएंगे या 3 घंटा पढ़ाएंगे, लेकिन उससे बेहतर रिजल्ट नहीं आने वाला। रिजल्ट तो आ जाएगा लेकिन बेहतर रिजल्ट नहीं आएगा। 300 नंबर लाना तो आम बात हो जाएगा बोला, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही आपका बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा। लेकिन अभी आप जिस हिसाब से आप लोग अभी पढ़ रहे हो, उस हिसाब से जो मैं टेस्ट लेता हूँ, उस टेस्ट में तो मैं देख ही लेता हूँ कि ऑब्जेक्टिव का लेवल ठीक है और सब्जेक्टिव का लेवल गड़बड़ है। अब बोर्ड एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव जब अच्छा जाएगा तो सबका अच्छा जाता है। इसलिए अच्छा जाता है क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन होता है। चारों ऑप्शन देखने के बाद कोई एगो न एगो मारने का मन कर नहीं देता है, तो चारों के चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एगो सही चुना ही जाता है। इसलिए अच्छा सिर्फ आपका नहीं, सबका जाता है। इसीलिए सोच लीजिए कि बोर्ड एग्ज़ाम में बाजी वही मारेगा जो सब्जेक्टिव पर फोकस करेगा। ऑब्जेक्टिव तो राता-राती भी याद करके जाया जा सकता है, 2 दिन में याद करके निकाल सकते हो पूरा दम ऑब्जेक्टिव, लेकिन सब्जेक्टिव लल्ला नहीं हो पाएगा तुमसे, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि आप लोग कृपया करके सब्जेक्टिव पे फोकस करें। और दूसरा ये भी तो सोचिए कि ऑब्जेक्टिव जो बना है वो कहाँ से बना है, वो सब्जेक्टिव का पार्ट ही है। एक जो पॉइंट अच्छा लगता है, पूछने योग्य पॉइंट लगता है, उसको पूछ दिया जाता है, समझे। चलिए, अनुवांशिकी समझ में आया लल्ला। अब अनुवांशिक गुण, तो अनुवांशिक गुण जिसके अंदर होता है, जैसे अनुवांशिकता, अनुवांशिक गुण में कोई अंतर थोड़ी के है, वही चीज़ है ना। जिस यहाँ पर थोड़ा सा गलती लिखा गया है, जनकों द्वारा, है ना, जनकों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी कौन चीज़ संचारित होने वाले गुण को ही क्या कहेंगे, अनुवांशिक गुण कहेंगे। तो ये दोनों तो सेम ही चीज़ें लल्ला। अब सुनिए एक तरीका से, और अनुवांशिकी एक शाखा का नाम है ना, जीव बायोलॉजी की क्या है, एक शाखा है। जैसे देखिए यहाँ से समझिएगा ज़रा अच्छा से, अनुवांशिक गुण कहिए चाहे अनुवांशिकता गुण, अनुवांशिकता कहिए, दोनों लगभग सेम ही चीज़ है। यहाँ पे वैसा गुण हो गया तो ये भी तो लगभग सही है, पीढ़ी दर पीढ़ी, तो दोनों अनुवांशिक गुण कहिए चाहे अनुवांशिकता कहिए। अनुवांशिक गुण के मतलब ये हो गया कि आपके आँखों का रंग यदि भूरा आ गया तो इसका मतलब वो किस गुण के कारण आया, अनुवांशिक गुण के कारण आया। अनुवांशिक गुण जिस विधि से आता है आपके अंदर, माता पिता से जिस विधि के अंदर अंतर्गत आया, उस विधि को ही क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। नहीं समझे। जैसे ये मामी पापा हैं, ये पापा हैं, ठीक है, और ये आप हो, है ना। अब यहाँ से अनुवांशिकी गुण ट्रांसफ़र हो रहा है ना जी, यहाँ से क्या हो रहा है, अनुवांशिकी गुण ट्रांसफ़र हो रहा है, अनुवांशिक गुण क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जो ट्रांसफ़र होने की जो विधि है ना, उसी को कहते हैं क्या, अनुवांशिकता। आपके अंदर जो भी अनुवांशिक गुण है वो जिस विधि से आया है उस विधि को ही कहेंगे अनुवांशिकता। ट्रांसफ़र होने की प्रक्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं। हाँ, आइए दोनों के बारे में जिसमें पढ़ा जाता है उस चैप्टर को कहते हैं अनुवांशिकी। जैसे जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा जाता है किस में, बायोलॉजी में, है ना। केमिकल के बारे में पढ़ा जाता है किस में, रसायन शास्त्र में। तो उसी प्रकार से ये दोनों तो एक ही चीज़ है ना, ये दोनों के बारे में पढ़ा जाता है जिस शाखा के अंतर्गत, उसको अनुवांशिकी कहते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। 10वां में इतना ही, IAC में बहुत खतरनाक है, ठीक है। चलिए जीनोटाइप की बात कर लेते हैं। देखिए समझना ज़रा अच्छा से, शॉर्टकट में मैं बताता हूँ। जीनोटाइप और फिनोटाइप ये दोनों है क्या, ये दोनों वर्ड आप मेरे हिसाब से समझेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हम एक ही बात बोलेंगे कि कभी भी जीनोटाइप लिखा रहे ना, जीनोटाइप लिखा रहे, जीनोटाइप, हाँ ठीक है, एक लिखा रहे क्या, फिनोटाइप, हाँ फिनोटाइप। जीन को पकड़िए, किसी भी जीव जंतुओं के शरीर में दिखाई देने वाला वैसा लक्षण, हम जो बोलेंगे वो सुना, दिखाई देने वाला वैसा लक्षण जो आपको मतलब आँखों से दिखाई ना दे, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। आँखों से दिखाई ना दे उसको जीनोटाइप कहेंगे। और जो आँखों से दिखाई देते, जिसको आप मतलब रियल में आप देख पा रहे हैं, है ना, वो कौन सा लक्षण दिखाएगा उसको, फिनोटाइप। आनुवंशिकता में 2 लक्षण देखा गया, एक तो जीन के टाइप पर, एक तो फिन के टाइप पर, जिसको नाम दिया गया जीनोटाइप और फिनोटाइप। ये सब हम लोग मेंडल वाला में पढ़ेंगे। तो ये 2 शब्द को ना अच्छा से समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने बोला
कि जो आँखों से ना दिखाई दे। अब कैसे दिखाई देगा? जीन जो काम किया वो आँखों से कैसे दिखाई देगा? नहीं दिखाई दे देगा। जीन अंदर क्या किया? हाँ, फिनोटाइप जो आँखों से दिखाई दे दे। जैसे अब सबसे अच्छा उदाहरण है कि कोई भी बंदा यदि लंबा है या चौड़ा है, कोई बंदा बौना है, तो आप आँखों से देख रहे हो ना कि उसकी लंबाई क्या है? छोटा है। तो कौन सा लक्षण हुआ? फिनोटाइप लक्षण हुआ। समझ रहे बात के? कोई बंदा लंबा है तो कौन सा लक्षण हुआ? फिनोटाइप लक्षण हुआ। अब जीनोटाइप में आइए, जे देखिए, ध्यान दीजिएगा। वैसा गुण जिनकी संरचना पर निर्भर करता है। नहीं जी, वैसा गुण जो जीनी संरचना पर निर्भर करता है। हाँ सही है, ये छूट गया था हमसे। जीनी संरचना पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ध्यान देना, शारीरिक गठन, लंबाई, त्वचा एवं बालों का रंग आदि, यह सब गुण युग्मकों के कोचि पर संयोजन के समय ही निर्धारित हो जाता है। तो मैंने तो जब बायोलॉजी पढ़ाया था उस समय ही बता दिया था आपको कि जब मिलता है, जब डेवलपमेंट होना शुरू होता है, युग्मनज जब बन जाता है, जब उसकी कोशिकाएं डिवीज़न करना शुरू कर देती है, 1 से 2 गो, 2 से 4 गो, उसी समय जो है वो डिसाइड हो जाता है कि आपके आँखों का रंग, बालों का रंग क्या होने वाला है। तो ये सब जो बदलाव है ना, वो क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है, क्योंकि जीन के आधार पर हुआ। आप उसको कुछ कर नहीं सकते हो। अच्छा, दूसरी बात, कोई कहेगा सर तो दिखाई तो दे देता है कि बालों का रंग जो है वो ऐसा है और क्या बोलते हैं, आँखों का रंग जो है ऐसा है, तो इसको तो दिखाई दे देता है। देखिए, वो बात सही है कि हम लोग कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि आँखों का रंग ऐसा है, लेकिन ये इंटरनल चीज़ इसको इसलिए बोला गया, बोला इसको थोड़ा सा समझे कि अपना तरफ से भी कोशिश करना है ना, कि लंबाई और चौड़ाई जो दिखाई दे रहा है, शारीरिक लंबाई और चौड़ाई, उस चीज़ को आप बढ़ते हुए देख सकते हैं। बढ़ते हुए देख सकते हैं मतलब समझें, आप फील कर सकते हैं कि हाँ पिछला साल इतना था, अगला साल इतना है, अगला साल इतना है, बस इसी को महसूस आप कर सकते हैं। पेड़ जैसे बढ़ रहा है, लल्ला छोटा से क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। तो आप महसूस कर सकते हो उस चीज़ को कि हाँ पेड़ की लंबाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसलिए इसको कहेंगे फिनोटाइप, क्योंकि हम लोग पकड़ है इस चीज़ पर, है ना। लेकिन अब जीनोटाइप जो अंदर से जो चेंजिंग हो रहा है, अंदर से, अब आँखों का रंग क्या होने वाला है, क्या आप कभी देख पाएँ या महसूस कभी भी देख के आप नहीं बता सकते। वो अचानक दिखेगा, अरे इसका आँख तो ऐसा है जी। जब जौन समय बन रहा था आँखों का रंग, उसमें आप देख पाए थे क्या? नहीं ना। तो उस तरह के बदलाव को क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। तो अब जब भी जीनोटाइप आ जाए तो समझ जाना कि जीन के आधार पर इंटरनल रूप से चेंजिंग हो रहा है ना। अब फिनोटाइप का मतलब बाहरी लक्षण प्रदर्शित हो रहा है, ये लिखल है किसी जीव में बाह्य रूप से, है ना, वैसे लक्षण जो स्पष्ट दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? फिनोटाइप। जैसे बौनापन, लंबापन, यही 2 मेन रूप से आता है। फिनोटाइप में बौनापन और लंबापन ही 2 चीज़ आता है, उसके अलावा नहीं कुछ आता है। ठीक है, इतना से समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ें। किसी बच्चा के मन में कोई सवाल रहेगा तो ज़रूर। अब दूसरा हम देखिए, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये जेनेटिक कोड है ना, यही है जीन हमारा, ये है, या डीएनए कह सकते हैं। डीएनए और जेनेटिक कोड उसी को कहते हैं, डीएनए कोड को ही जेनेटिक कोड कहा जाता है। ठीक है, तो ये जीनोटाइप होगा। ठीक है, अच्छा फिनोटाइप क्या है ये देख लीजिए। फिजिकल एक्सप्रेशन मतलब एक चीज़ और, जैसे मान के चलिए कि किन्हीं के पापा या मम्मी ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, ये मतलब स्टाइल है। और किन्हीं का बेटा बेटी जब जन्म ले तो भी ऐसे ऐसे करते हैं तो देखिए बाप का जो गुण है वो मिल गया, तो ये कौन सा गुण कहलाएगा? फिनोटाइप। जीनोटाइप नहीं कहलाएगा, फिनोटाइप कहलाएगा। आप जो देख सकते हो कि हाँ उनके पापा में जो चीज़ है इनको में भी है, बस हो गया। बाहरी रूप से, इंटरनल रूप से नहीं, बाहर वाला चीज़ को अगर आप देख पाएँ तो। चलिए ठीक है, अब ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ये सब मेंडल के नियम में दिया गया है, पता नहीं पिक्चर पीछे अपलोड क्यों कर देगा। अभी थोड़ा सा हम जानबूझ के दिए हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 चीज़ हम लोग को याद रखना है। अब तुम लोग तो बच्चा पूछा ही नहीं सवाल, तो मैं ही बता देता हूँ। देखो ऐसा है कि हम लोग जितना भी इंसान हैं, सभी व्यक्तियों का डीएनए क्या है? अलग अलग है। डीएनए अलग अलग है, बिल्कुल है, डीएनए अलग अलग, सेम कभी हो ही नहीं सकता। और अपने ख़ानदान को पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका है डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट। फिंगरप्रिंट मतलब इसको मत समझना, डीएनए फिंगरप्रिंट मतलब डीएनए छाप होता है, अंगुली छाप जिसको कहते हैं। तो डीएनए का ही भी फिंगरप्रिंट होता है। एक तो होता है हम लोग का अंगूठा का फिंगरप्रिंट, है ना,
एक होता है किसका, डीएनए का फिंगरप्रिंट। समझ रहे बात के? एक सेकंड, चलो ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पर हम आप लोग को बताना चाहेंगे DNA और एक बताएंगे RNA। थोड़ा सा हम बताते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर, DNA और RNA है क्या? तो सीधी सी बात है कि DNA और RNA एक प्रकार का अनुवंशिकी पदार्थ है, अनुवंशिकी पदार्थ है जिसके माध्यम से ही किसी जीव जंतु की शरीर की रचना प्रारंभ होती है। इसमें कोड छिपा हुआ है, कोड। अब कोड क्या है? जैसे कोड वर्ड होता है, कोड वर्ड मतलब समझते हैं ना कि उसी कोड पर काम करना है। अब सुनो अच्छा से क्या होता है, जब आपके माता पिता का या माता का अंडाणु है, ये आपका पिता का क्या है, शुक्राणु है, ये जब मिल करके युग्मनज बनाया, जब आप भ्रूण अवस्था में थे तब डीएनए गया, आधा डीएनए गया किनके वाला, माता वाला, आधा डीएनए गया किनके वाला, पिता वाला। किस चीज़ के माध्यम से लाला? गुणसूत्र के माध्यम से। गुणसूत्र ही लेके जाता है। 22 जोड़ा गुणसूत्र मम्मी में से या 22 जोड़ा गुणसूत्र पापा में से, ऐसे होता है। 22 जोड़ा नहीं होता है बेसिकली, हाँ 22 को होता है, फिर एक का को XY जाता है। मैं बताऊंगा आगे लिंग निर्धारण के समय में, लेकिन फिलहाल के लिए हमको डीएनए RNA समझना, ठीक है। गुणसूत्र के माध्यम से आपकी कोशिकाओं में गया। अब ये गुणसूत्र में क्या छिपा हुआ है? डीएनए। और डीएनए में क्या छिपा हुआ? कोड, कोड वर्ड, वैसा सीक्रेट कोड जो तुम्हारी कोशिका को मिलने वाला है। और जैसे ही उसको डीएनए का कोड मिलेगा तो डीएनए में छिपा होता है कोड। और कोड क्या करता है? कोड मतलब वही बतलाया उसको कि तुमको कैसे आगे बढ़ना है, तुमको कितना लंबा बनना है, तुमको कितना चौड़ा बनना है, ये कोशिका को बता रहा है। जब तक इसको कोड नहीं मिलेगा ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसका शरीर का अंग डेवलप नहीं हो पाएगा। तो आपके हाथों की जो अंगुलियां की जो लंबाई जब बन रही थी, मैंने दिखाया भी था हाथी में युग्मनज वाला में कि कैसे छोटा छोटा से बड़ा होता है बच्चा। तो जब आपके हाथों की लंबाई बढ़ रही थी तो कैसे बढ़ रहा था जानते हैं? एक कोड उसको मिला हुआ था। जैसे जैसे देखिए आप बाराती जाते हो तो आपको मालूम होता है कि हमको फलाना जगह ही जाना है, तो कोई बताता है तब ना। तो उसी प्रकार से कोशिका को कौन बताता है? डीएनए। क्या बताता है कि कैसे तुमको आगे बढ़ना है, कैसे तुम्हारे आँखों का रंग होने वाला है, तुम अपनी आँखों का रंग कैसा बनाओगे, तुम अपने बालों का रंग कैसा बनाओगे, ये कौन बताता है? डीएनए। अब जरा ये सोचो कि इसको हम डीएनए ही ना दें तो बेचारा देखते रहते, अरे जल्दी से मेरे को कोड बताओ, कुछ बताओ कि मेरे को करना क्या है। तो कुछ भी करना है उसको बताता कौन है? डीएनए। शॉर्टकट में ही बात करें तो ये हुआ संक्षेपण। तो जैसे देखिए जो मेरे को सॉफ्टवेयर, अब इसका दूसरा उदाहरण देते हैं, सॉफ्टवेयर। जो आप लोग एंड्रॉयड मोबाइल में प्ले स्टोर से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो अपने मोबाइल में, तो उसमें 0101 अभी पढ़े नहीं हो लेकिन द्विधारी में पढ़े होगे, 12th में ही पढ़ना है। 0101010001 इस तरह का कोड वर्ड होता है छिपा हुआ। कभी कभी आप लोग फिल्म में देखे होंगे, महसूस करना, याद करना। तो हैकर लोग जो होता है जब किसी को हैक करता है तो अगर डिस्प्लेवा पर देखिएगा हैकर वन के सिस्टम पर 0101 दुनिया भर लिखा जाता है। कभी फिल्म उली में देखना, अब नहीं देखा तो मैं क्या करूं, फिर भी देखना जाके। तो जितना भी सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन होता है किसके कोड वर्ड में? 01 के कोड वर्ड में। अब देखिए ना यहाँ पर क्या है, एगो है, एगो है, एगो है, यहाँ पर 2 जीरो हो गया। कहीं पे ऐसे भी तो कर सकता है, 011 भी तो कर सकता है, ये भी तो कर सकता है, फिर 0011 भी तो कर सकता है। ये कोड वर्ड छिपा होता है। कंप्यूटर की दुनिया में जैसे हम बता रहे हैं ना, हम थोड़ा सा शॉर्टकट बताते हैं, ये अगर याद रह गया तो आइए से महसूस करना, ध्यान देना। हम लोग जैसे ही 2 बटन दाबते हैं, ठीक है, तो 2 लिखा आता है स्क्रीन पे, बात सही है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, हम लोगों के लिए 2 का बटन तो 2 है, लेकिन कंप्यूटर को 2 नहीं समझ में आता है, उसके लिए ये 1 और 0 है। जैसे हम लोग 2 का बटन दाबते हैं ना, तब मोबाइल को ये आदेश मिलता है कि कितना लिखाया, 1 और 0 दाबने का आदेश है, लिखने का आदेश है। इसीलिए जैसे ही हम लोग के लिए तो 2 है, लेकिन उसके लिए क्या है? 1 0 है। हाँ, अब ऐसा क्यों सर जी? आप कैसे जानते हैं? आप भी जान जाओगे, बस आगे पढ़ोगे तब। ये ऐसा कोड वर्ड होता है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसको डिज़ाइन किया जाता है कोड के माध्यम से कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। कोई जब ये सवाल पूछेगा तो आपको जवाब कैसे देना है ना। तो उसी प्रकार से क्या होता है, डीएनए में क्या होता है? कोड होता है।
जो कोशिका को बतलाता है कि आपको कितना विकसित होना है, कितना लंबा होना है, कितना चौड़ा होना है, आपके हाथों की लंबाई क्या होगी, आँखों की लंबाई होगी, चमड़े का रंग कैसा होगा, ये सब कौन बताता है? डीएनए। अब डीएनए मिलेगा नहीं कोशिका को तो कोशिका बेचारा बढ़ेगा कैसे? क्लियर? चलिए अब इस चीज़ को समझना। अब सवाल होता है गुरुजी डीएनए बना होता है कोई चीज़ से? तो डीएनए 2 गो आरएनए से बना होता है। देखिए आप इधर देखिए, डीएनए किस चीज़ से बना होता है? आरएनए से। या कह सकते हैं कि डीएनए जब टूटता है तो कौची में बदल जाता है? आरएनए में। बात हमारे समझ में आ रही है? ये 2 गो है ना, एक में 2 गो मिलल है पटिया, एक में एगो हको, तो 2 गो हक होता डीएनए है ना, एगो हक होता आरएनए। अब सुनिए अच्छा से, अब सर ये बनता कौची से? तब इसका मतलब ये हुआ कि आरएनए से कौन बनता है? सर आरएनए फिर कौची से बनता है? न्यूक्लिक एसिड से। कौची से? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड नाम याद रखना, न्यूक्लिक एसिड। अब सवाल होता है न्यूक्लिक एसिड कौची से बनता है? न्यूक्लिक एसिड कौची से बनता है? तो हम कह सकते हैं प्रोटीन से। कौची से? प्रोटीन से। अब प्रोटीन कौची से बनता है? एमिनो आम्ल से। कौची से? एमिनो आम्ल से। एमिनो आम्ल से। तो एक तरह से देखा जाए मेरे लल्ला, तो एमिनो आम्ल से बना प्रोटीन, प्रोटीन से बना न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड से बना आरएनए, आरएनए से बना डीएनए, और डीएनए से बाकी क्या है? पूरा लक्षण तो डीएनए से ही आता है ना। बातें समझ में आ गई क्या? इतना सा बात समझ में आ गया? अब ये सारी चीज़ें भर पेट पढ़ना है कोची में? आईएससी के बायोलॉजी में। चूँकि 10th का एक लिमिट सिलेबस रखा गया, रखेगा ना यार। 80 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से पूछा जाएगा। अब ये पूछा जाएगा तो एक मतलब लगभग 25 नंबर पढ़ा, तो 25 नंबर भर कितना पढ़ाई होगा बताइए? तो समय भी तो इसमें कम है, फीस भी तो इसमें कम है यार। तो बात को समझो, बाकायदा हम खाली एगो दे रहे हैं उदाहरण इस टाइप का। ठीक है, आगे बढ़ें। तो इसको चलो देखते हैं इधर। अब ये बात रहा कि सर ये क्या है, तो मैं बता देता हूँ, ध्यान देना ज़रा अच्छा से, बढ़िया समझे कोशिश करना। ये जो आपको पट्टी दिख रहा है ना, इसको हल्का इधर समझे कोशिश करना, इसको हल्का में मत लेना। ये जो पट्टी दिख रहा है इसको हल्का में मत लेना। देखिए जनरली क्या होता है कि डीएनए जो है वो इतने सारी चीज़ों से मिल करके बना होता है ना। 4 चीज़ से। कितना चीज़ से? 4 चीज़ से। अभी नाम आप लोग को ना इसी बता रहा हूँ, ठीक ना। डीएनए कहिए चाहे आरएनए, बात तो ही ना है जी, बोलो। अरे डीएनए जब टूटेगा तो आरएनए में बनेगा, या कह सकते हैं जब 2 गो आरएनए मिलेगा तो कुछ ही बन जाएगा। इसीलिए तो इसको नाम है, देखिए फुल फॉर्म में देखिए, इसको तो पता ही नहीं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको बोला जाता है। कुछ बोला इंग्लिश में लिख सकता हूँ लेकिन छोड़ो ना, टाइम भी तो लगेगा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको सिर्फ राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। डीऑक्सी इसलिए क्योंकि डबल है ना, इसी का डबल है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बात समझ में आया? बोलिए। इसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, इसको सिर्फ राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। तो 2-4 चीज़ है, यूरासिल, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। ये 4 चीज़ से मिल करके बना होता है हमारा कौची? डीएनए, या कह सकते हैं कौची? आरएनए। बस इतना ही। चारों के एक नज़र देख लेते हैं ना। साइटोसिन है ना, अनुसूत्र ये है, देख रहे हैं। गुआनिन अनुसूत्र ये है, अभी नहीं पढ़े हो बेंजीन के बारे में, तो पढ़ा तो ज़्यादा बढ़िया होता है। एडेनिन अनुसूत्र ये है, यूरासिल, यूरासिल, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। ये सब जो है ना वो इसके बारे में पूरा स्ट्रक्चर जो है ना 12th में पढ़ना होता है कि ये जो रेड, ये जो पीला कलर का है वो क्या है, रेड कलर का है वो क्या है, ये सब क्या क्या है, कैसे कैसे जुड़ा हुआ है। अब हमेशा मत देखिए कि पीला वाला पीला के साथ ही जुटेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात। इसका कोड इससे अलग होगा, समझ रहे हैं बात के, और फिर इसका कोड भी इससे अलग होगा। अब चीज़ को देखने की कोशिश करना। देखिए इस बार ब्लू देख रहे हैं ना, तो हर किसी का कोड उसके से मैच करता है, अल्टर मैच करता है, और वो सब पढ़ाएंगे ना। जिस समय पढ़ना रहेगा या जिस सर के यहाँ भी पढ़ोगे उस समय वो सर पढ़ाएंगे, हम क्यों पढ़ाएं, है ना। उनका काम हम क्यों करें। अब ऐसे भी हम लोग का अलग काम है। अगर आप मेरे यहाँ पढ़िएगा तो हम पढ़ाएंगे, दूसरे के यहाँ पढ़िएगा वो पढ़ाएंगे। हम वो टीचर तो है नहीं कि हम कहेंगे कि नहीं मेरे यहाँ ही पढ़ो, बिल्कुल नहीं। आप लोग हिलसा भी जा सकते हैं, फतवा भी जा सकते हैं, पटना भी जा सकते हैं, जहाँ जितना हिसाब से जितना पैसा है आपके गार्जियन के पास वहाँ जा सकते हैं। मन है तो कोटा में जाइए, मन है तो दिल्ली जाइए, जहाँ जाना 12th करने के लिए जाइए,
आपके गार्जियन के औकात के हिसाब से चला जाता है, ठीक है। और रही बात रिजल्ट की बात, तो मैं तो लिखित प्रूफ देता हूँ कि रिजल्ट आप कहीं भी जाइए, मैं पटना में भी रह के पढ़ लो, आ जाओ मेरे लड़कन से टक्कर करके देख लेना, कितना नंबर तुम्हारा ज़्यादा आएगा, कितना मेरे नंबर बच्चा का नंबर आएगा। अब ये चीज़ दो चीज़ है। चलिए एक चीज़ और, अब आगे बढ़िए जी, ज़्यादा अब सब करना सही नहीं। अब आनुवंशिकता क्या है ना, ये देखिए है ना DNA। अब ऐसा नहीं रहता DNA समझने के लिए गुब्बारा जैसा है। DNA रियल में कैसा होता है जो दिखा दिया गया है ना, ध्यान। अच्छा ये जो DNA दिखाया जा रहा है टूटता हुआ DNA है ना, जब कैंसर रोग होता है ना, कैंसर रोग, यही DNA खंडित होता है। सोचिए कि DNA कोड है, शरीर को कैसे जीना है, कोशिका को कैसे आगे बढ़ना है, इस सब कोड वर्ड किस में छिपा हुआ रहता है, DNA में, और DNA ही बतलाता है उस कोशिका को। अच्छा एक चीज़ और, क्या सर जी हमारे शरीर में DNA एक ही जगह पाया जाएगा? बिल्कुल नहीं, हर कोशिका में अपना अपना क्या होता है, DNA होता है। तो हमारे शरीर में तो अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, ढेर सारा अनगिनत। तो क्या सर जी अनगिनत DNA है? हाँ बिल्कुल, सभी कोशिकाओं का अपना अलग अलग DNA होता है, समझ गए। सब कोशिका के केंद्रक में DNA छिपा हुआ होता है। तो सब कोशिका रहता है सेम है, सब एक ही चीज़ भाई, लेकिन सबका अपना अपना DNA है। किसी को तुम्हारे से कोई मतलब, जैसे कहता ना कि सब खाता है दाल भात, लेकिन सब अलग अलग दाल भात पकाता है, अलग अलग दाल भात खाता है। वही वाला बात है कि इसका सब कोशिका का DNA होता है, लेकिन सबका अपना अपना DNA होता है। दूसरा कोई DNA से काम नहीं करता। कभी इसको जानकारी लेना हो कि भाई हमको अब आगे क्या करना है, तो जाके देखेंगे दूसरा कोई कोशिका में, बिल्कुल नहीं। हर कोशिका का अपना DNA होता है, वो अपने DNA से ही झांक करके आगे काम करता है कि मेरे को डेवलप कितना होना, ठीक है। चलिए अब ये आनुवंशिकता का मतलब ये तो पढ़ा दिए ना, ये सब तो हो गया है, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। का मतलब है माता पिता से उनकी संतानों में लक्षणों या गुणों का क्या होना, हस्तांतरण। तो पहले अभी बताएं कि जिस क्रिया के द्वारा आनुवंशिकी गुण माता पिता से जाता है किसमें, बाल बच्चा में, तो इस प्रक्रिया को जो जिस प्रक्रिया द्वारा गया, कौन गया, आनुवंशिकी गुण आपके अंदर जो गुण गया, वो जिस विधि से गया उस विधि को ही क्या कहेंगे, आनुवंशिकता कहेंगे। विधि का नाम है आनुवंशिकी गुण। अब उदाहरण के लिए ये सब है, तो बाकी तो जानता ही हो है ना, कद का छोटा होना, या पिता के बालों का रंग है ना, आँखों का रंग माता पिता के, चलो ठीक है हो गया ये सब हल्का है। हाँ अब आइए मेंडल, यही दुनिया में सबसे पहला बेचारा बदनसीब वैज्ञानिक थे कहीं ना कहीं, जिन्होंने खोज तो बहुत बड़ी चीज़ कर दी, लेकिन वैज्ञानिकों ने इनके प्रयोग का कदर ही नहीं किया। मतलब जौन समय खोज किए थे ना, उस समय इनको रिस्पेक्ट दिया ही नहीं गया। बेचारा के मरला के बाद इनको फिर अवार्ड दिया गया। अब ये मर गए हैं तो कौन काम के। अब बहुत सारा ऐसा हुआ है जिनको मरणों उपरांत दिया गया है। आगे जाओगे तो कंपटीशन की दुनिया पढ़ोगे, ऐसे कौन से हैं जिनको मरणों उपरांत है, जो परमवीर चक्र मिला, चाहे मरणों उपरांत ये मिला, मरणों उपरांत वो मिला। बेचारा मेंडल जी को बदनसीब आदमी थे। देखिए ऐसा है, इस उनके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। बताया हुआ है, लगता है कि अरे है यार बताया हुआ है, चलो ठीक है मैं अपना तरफ से बताता हूँ। देखिए बेसिकली मेंडल जी जो हैं, जिनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है, वो ऑस्ट्रेलिया के थे। ऑस्ट्रेलिया वही, हाँ जहाँ हम लोग पढ़े थे, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया, इटली जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रेलिया है ना, वही वाला। वहाँ हाँ वहाँ जो थे ना, वहाँ एक क्या बोलते हैं, चर्च में काम करते थे। एक क्या बोलते हैं उसको, ईसाइयों का एक मठ था, तो एक तरह का चर्च हुआ। तो बहुत बड़ा फील्ड टाइप का था, बहुत बड़ा, जिसमें खेती बाड़ी भी सब चीज़ होता था। जैसे है ना सिगरियामा स्कूल का भी खेती था बहुत बड़ा, अब तो नहीं होता है, पहले उसमें खेती होता था है ना। तो बहुत बड़ा फील्ड था, तो उसमें बहुत तरह के अनाज लगाया होता था। तो उस मठ के जो पादरी होने के नाते रख रखाव इन्हीं की जिम्मेदारी में था। तो डेली सुबह में उठते थे, शाम में भी, सुबह शाम घोला करते थे चारों पट्टी से, एक्सरसाइज वगैरह भी, और प्रकृति से लगाव भी था इनको, थोड़ा सा घूमते थे। तो उनके बगीचों में अनाज के साथ साथ बहुत तरह के फूल, बहुत तरह के पेड़ पौधे, सब चीज़ था। घूमते घूमते उनको
उस खेत के एक कोना में, वो जो मठ था ना चारों पट्टी से, है ना, उस मठ के कोना में मटर के पौधा पर नज़र इनको पड़ा, मटर के पौधा पर। फिर उन्होंने महसूस किया कि जो मटर का जो पौधा है वो एक प्रकार का नहीं है, कई प्रकार का है। उन्होंने देखा कि कुछ मटर के पौधे जो हैं वो लंबा है, कुछ मटर के पौधे जो हैं बौना है। दूसरा फिर देखा कि कुछ मटर ऐसा है जिसका फूल है जो सफ़ेद है, कुछ मटर ऐसा है जिसका फूल है जो ब्लू टाइप के है। समझ रहे मेरी बात को? तो उस टाइप से भी उन्होंने देखा। तब उनको दिमाग में आया, क्योंकि उस समय तक उन्होंने पॉलिनेशन के बारे में जान चुका था। पॉलिनेशन मतलब पॉलिनेशन मतलब क्या होता है? इसीलिए मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाना नहीं चाहता हूँ तुम लोग को। आज तक कुछ भी मैं दोबारा पूछा हूँ तुम लोग नहीं बता पाए। अभी पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है वो नहीं मालूम, तो ना तो आप लोगों ने कहीं पे नोट किया, मैं क्या बताऊँ। चलो ठीक है, मेरे को पूछना ही नहीं है, ठीक है। पॉलिनेशन मतलब परागन होता है। पॉलिनेशन मतलब, बस अब मत बोलिए, रहने दीजिए, बस अब याद कर लीजिए, उतना ही काफ़ी होगा मेरे लिए। पॉलिनेशन को हम लोग परागन कहते हैं, और परागन क्या है वो हम लोग भली भांति जानते हैं, पिछला बार में पढ़ चुके हैं। जो बच्चा नहीं जानते हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूँ कि एक पुष्प से परागन परागकोश से परागन को निकल करके वर्तिकाग्र तक जाना, दूसरे फूलों के वर्तिकाग्र तक पहुँचना ही, या अपने ही फूलों के वर्तिकाग्र तक पहुँचना ही क्या कहलाता है? परागन कहलाता है, ठीक है। और उसके परागन के बाद ही निषेचन की क्रिया होती है, क्योंकि परागकण और अंडाणु मिलेगा और फिर निषेचन के बाद ही फूल फल में बदलेगा, फल कन्वर्ट होगा, और जिसको हम लोग तोड़ के खाते हैं। तो बेसिकली पहले फूल होता है फिर फल होता है, यही सब मैंने बता दिया था, है ना। चलो ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट, क्या फ़ायदा होता है, मेरे को इतना बकने से पता ही नहीं चलता। चलिए आ जाइए, अब जो लिखा हुआ है उसी के बारे में पढ़ो यार। तो उन्होंने ढेर सारे प्रयोग किया, मेंडल ने टोटल 7 तरह का प्रयोग किया था, लेकिन हम लोग को इसमें केवल 2 प्रकार के पढ़ना। मेंडल टोटल किए थे 7 प्रकार के, उसमें से पढ़ना हम लोग को 2 प्रकार के, बस सिर्फ 2 प्रकार के पढ़ेंगे, जिसमें से इम्पोर्टेंट है खाली पहला, बस इतना ही, यही इम्पोर्टेंट है मैट्रिक की दृष्टि से, सिर्फ यही इम्पोर्टेंट। आप लोग देखना बोला, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, तो ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में जीवनी है ये, है ना, उनके बारे में। ऑस्ट्रेलिया देश के ब्रून नामक स्थान में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे। इन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर आनुवंशिकी के सिद्धांत को दिया, इसीलिए इन्हें आनुवंशिकी का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। अब ये मैंने बोला तो, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा और मैं बताता हूँ। जब उनको परागन के बारे में पता था तो उन्होंने क्या किया, एक प्रयोग करने के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक प्रयोग किया जाए। कैसे? दिमाग में एक ख्याल आता है कि लंबा पौधा का जो फूल होता है उसका फूलवा खोल के हथवा से, है ना, तोड़ करके, अब बड़ी सावधानी पूर्वक जो बौना वाला जो पौधा था उसको फूलवा खोल करके आ इसका वाला परागकण ले जाके कौची कर दिए, झाड़ दिए ओकरा पर। तो कौची हो गया? परागन हो गया कि नहीं? पर परागन इसको कहते हैं, क्योंकि तो ज़बरदस्ती हुआ ना। और ज़बरदस्ती की बात नहीं है, अब कीड़ा मकोड़ा करे चाहे आदमी करे, अब आदमी ही फूलवा खोल दिया, लंबा वाला के खोल दिए, अब खोल करके इसमें क्या कर दिए, डाल दिए। तब उन्होंने बहुत कमाल का चीज़ देखा कि तब जो उसका जो मटर का पौधा जो हुआ, जो बीज हुआ ना, वो जो पौधा फिर बना, उससे जो पौधा बना वो अधिकांश पौधा लंबे थे। सोचने वाली बात है कि लंबा और बौना, है ना, वो आगे हम लोग पढ़ाएंगे ना, लंबा और बौना, लंबा और बौना। इसे समझा रहा हूँ कि इसका वाला फुलवा वाला परागकण को तोड़ करके एक वर्तिकाग्र पर डाल दिए थे, फुलवा खोल के। फिर जो पौधा हुआ, अधिकांश पौधा कौची हुआ, लंबा। 3 गो लंबा हुआ, एगो कौची हुआ, बौना हुआ। चौड़ा का दो होगा, बौना बोले नहीं, हमको एगो सुनाई दे। अच्छा सच्ची में बताइए कौन चौड़ा बोला है? नहीं, हमको चौड़ा सुनाई दिया है, सच्चाई बात करो। छोटा नहीं, मेरे को हो सकता है आप बौना बोलेंगे कि छो, तब बाउछा, तब हो सकता है चौ हमको सुनाई दिया है ना, मैच किया होगा तो चौड़ा, लेकिन हमको सुनाई दिया
चलो ठीक है, अब खुद सोचिए कि तो इसका मतलब है कि अगर थी पापा लंबा रहें और मम्मी बाउन रहें तो 3 को बाल बच्चा तो ठीक ठाक होगा, 1 को गड़बड़ा जाएगा। क्लियर बातें समझ में? ऐसा ही बात है, हम नोटिस किए हैं। अब जिनके घर में मम्मी पापा अगर बाउन है, दोनों में से कोई एक हो, जिनका हाइट कम है, मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, बस बता रहा हूँ मैं, उनके अगर 4-5 बाल बच्चे हैं, उनमें से देख लेना आप जा करके। ये है, अब पहली बार इन्होंने सिद्धांत दिया है ना। तो ये बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि अनुवांशिकी के पिता किन्हें कहा जाता है, तो मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार इन्होंने ये सारा चीज़ खोज किया कि लंबा और चौड़ा के बीच कैसे कैसे, लंबा और बौना के बीच अगर पॉलिनेशन करवाया जाए तो क्या क्या होगा। तो ये टोटल 2 तरह के प्रयोग कर किए थे। पहला क्या किए थे ना कि एक तो बौना और एक तो लंबा के बीच, इसको कहें F1 पीढ़ी। कौन सी कहें? F1 पीढ़ी। नहीं मतलब जैसे देखिए माता होगी, आ जाए वो आगे पढ़ा देंगे यार सबसे अच्छा से। आप नहीं हो सकता है, ये तो बड़ी कम संभावना है। वैसे हो सकता है, मेरा देखिए इनका सवाल है, मैं बता रहा हूँ कि मम्मी का भी हाइट ठीक है, अब पिताजी का भी हाइट ठीक है, तो बाल बच्चा का हाइट DNA के हिसाब से नहीं कम हो सकता है। ये मायने रखता है कि क्या पोषक तत्व बचपन से मिल पाया कि नहीं मिल पाया। अब ठीक है, आपके माता पिता का DNA जो भी रहे, बचपन में खान पान सही ढंग से हो ही नहीं पाया, जो चीज़ मिलना चाहिए प्रॉपर ढंग से पर्याप्त मात्रा में वो मिल नहीं पाया, तो वो ये चीज़ें भी लंबाई को प्रभावित करता है। समझ गए? तो ऐसे अक्सर नहीं होता है ये सब चीज़, ठीक है। लेकिन अब देखिए अनहोनी की बात कोई बात है यार। देखिए अब अनहोनी के मैं क्या बताऊँ, अभी आप लोग नहीं पढ़े होंगे, कभी गूगल करके देख लेना, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बच्चा जन्म लिया, हाल ही के न्यूज़पेपर में भी आया था। उस बच्चा का जब जन्म लिया ना तो ऐसा देखा गया कि उसका माथा जो सर जो है वो एक शेप से थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा था, एक निश्चित आकृति जो होती है उससे ज़्यादा ही बड़ा था। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि ठीक है, इसका सर शायद इतना ही बड़ा होगा। कभी कभी होता है वैसा, अनहोनी घटना के कारण बड़ा हो जाता है। तो फिर माता पिता लेके गए उसको घर। अब ये दिक्कत कहाँ हुआ कि धीरे धीरे उस माथा का जो बच्चा का जो सर था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब बड़ा होते होते अच्छा खासा डेवलप होने लगा। गार्जियन डर गए। डॉक्टर ने बताया था कि माथा ठीक है, इसका शारीरिक बढ़ेगा तो माथा भी इसका ऐसा ही रहेगा, ठीक है। छोटा बच्चा में एक्सरे वगैरह नहीं किया, नहीं देखा। जब वो उसका माथा बड़ा होने लगा, जब अच्छा खासा बड़ा हो गया, तब उसको शक हो गया, डर लग गया। वो जा करके चेक करवाया। डॉक्टर लोग भी हैरान, कह रहे यार इसका माथा इतना बड़ा क्यों हो रहा है धीरे धीरे, इसको क्या माजरा है भाई, लाओ तो जरा स्कैन करो। तो जब वो अल्ट्रासाउंड किया, CT स्कैन किया, तब जानते हैं जो रिपोर्ट निकल के आया, उसको देख करके डॉक्टर भी हैरान हो गया। एक ऐसा रिपोर्ट जो डॉक्टर के ज़िंदगी में कभी नहीं आया था, ऐसा केस कभी नहीं आया था। अब मैंने भी जब सुना, मैंने भी पढ़ा, पता नहीं कि सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है, मैं तो अपनी आँखों से देखा नहीं, लेकिन जो चीज़ें फ़ोटो के माध्यम से, जो चीज़ें मेरे को दिखाया गया, जो चीज़ें न्यूज़पेपर के माध्यम से मैंने पढ़ा, उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। उसके माथा में एक बच्चा पल रहा था। अभी सोचने वाली बात है कि 6 महीना का एक बाल बच्चा है और उसके माथा में एक बच्चा है, अब वो बढ़ रहा है, उसके माथा में ही बच्चा बढ़ रहा है। अभी कितना अनहोनी और दुर्घटना वाली बात है। तो मैंने बोला ना कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। बस ये चीज़ है कि जिस चीज़ को हम लोग देखते हैं उस चीज़ पर ही यकीन करते हैं, जो चीज़ नहीं देखें उस पर यकीन नहीं करते हैं। दुनिया में कुछ भी हो सकता है। सोचिए कि उसके माथा में एक बच्चा पड़ रहा था। फिर जाहिर सी बात है डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन करके बाहर निकाला, लेकिन फिर बच्चा वो जीवित नहीं रह पाया। वो निकाल तो दिया। देखिए अब वो बच्चा नहीं डेवलप हो रहा था, एक योगज था। योगज मतलब टिश्यू रह गया था। जैसे कई बार आप लोग नहीं बोले कि सर दोनों अगर एक साथ मिल जाए तो 2 शुक्राणु, तो देखिए डबल बच्चा कई बार हो जाता है। लेकिन किसी अनहोनी दुर्घटना के कारण एक बच्चा पहले एंट्री कर गया, वो अपना टिश्यू पर कवर कर लिया, और दूसरा ज़बरदस्ती टिश्यू बनाने की कोशिश कर रहा है। तब उस अवस्था में ऐसा हो सकता है कि जो पहला वाला बच्चा था उसके किसी शरीर में ही जाकर क्या हो जाए, वो ऐड हो जाए।
क्योंकि उस समय तो शरीर बन ही रहा होता है ना उसका, पहलवका का, और दूसरा गया कहीं पे डेवलप होना शुरू हो गया, उसका कुछ टिश्यू वगैरह थोड़ा बहुत जो, तो ये बात सही है कि वो बच्चा प्रॉपर तो नहीं डेवलप हो पाएगा, बस कुछ बड़ा हो के हल्का फुल्का हाथ गोड़ निकाल के क्या हो जाएगा, रह जाएगा। मेरी बात को समझ में आ रहा है क्या? संपूर्ण बच्चा नहीं बनेगा। तो उसके ब्रेन, दिमाग में जो बच्चा निकला दिमाग में से ऑपरेशन करने के बाद, वो बेसिकली बच्चा नहीं था, बच्चा का क्या था, टिश्यू था जो कि ग्रोथ हो रहा था। अब कितना विचित्र बात है भाई। अब ये डॉक्टर क्या नाम दे, अभी तो डॉक्टर ही बताएगा, मैं तो केवल दुर्घटना के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। मैं तो एक शिक्षक हूँ जो पढ़ाया हो, जो अपने नॉलेज में है मेरे अंदर में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? इस तरह की दुर्घटना है। एक तरह की और दुर्घटना देखा गया, ये भी बड़ी विचित्र है, ये भी पूरे दुनिया को हैरान करने वाला है कि ऐसा कैसे हो सकता। एक माता थी जिसके पेट में बच्चा था, ठीक है। वो बच्चा जन्म लिया, बहुत रोता था, उसका पेट इस बार बड़ा होने शुरू हो गया ऑटोमेटिक, तो उसको लगा कोई रोग हो गया। जाके फिर से स्कैन किया तो पता चला कि उसके पेट में भी एक बच्चा है। सबसे बड़ी किस्मत वाली बात है, उसके पेट में ही बच्चा है। अब बड़ी परेशानी वाली बात है, खुद सोच के देखिए कि एक माता के पेट में बच्चा और उस बच्चा के अंदर भी एक बच्चा, ये क्या अनहोनी हुआ। अब उतना छोटा के गर्भाशय, उतनी में डेवलपमेंट होना, क्या मामला है ये? तो ये बहुत ही अनहोनी वाली बात है। ये ऐसा असंभव था साइंस के हिसाब से, लेकिन फिर भी तो संभव है ना, जो आंखों से दिखाई दे रहा है वो तो गलत नहीं ना है। तो इसीलिए कहते हैं कुदरत से छेड़छाड़ करोगे लल्ला, कुदरत कभी किसी को माफ़ नहीं किया है, वो अपना तो वर्चस्व बचा के चलेगा। तो कुदरत कुछ भी कर सकता है ना। तो आप जो घटनाएं जो देख रहे हो ना, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव। बस यही मैं बोलना चाहूँगा, ठीक है। तो ध्यान देना, इन्होंने आनुवंशिकी का सिद्धांत मटर के पौधों पर किए गए प्रयोग के निष्कर्ष को 1866 ईस्वी में कौन सा किताब में, देखिए, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ बर्न, इतना बड़ा किताब लिखा है ना, और को प्रकाशित किया। परंतु उस समय, इसीलिए मैंने इस चीज़ को लिख दिया है, परंतु उस समय के वैज्ञानिकों ने इनके सिद्धांतों पर ध्यान नहीं दिया। तत्पश्चात मेंडल की मृत्यु हो गई और अंततः 1900 ईस्वी में इनके प्रयोगों के निष्कर्ष को वैज्ञानिक द्वारा 34 वर्षों के बाद क्या मिला, मान्यता मिला। जैसे देखिए, इन्होंने जो प्रयोग किया था, लंबा पौधा, बौना पौधा, इस सब प्रकार का, इस सब एक किताब में दे दिए थे। इस किताब का नाम है, देख रहे हैं, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ बर्न, है ना, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री। चलो ठीक है, वह अलग बात है, किताब का नाम याद रखना अच्छा बात है। लेकिन बेचारा इतना साल लग गया होगा प्रयोग करने में, इनके द्वारा ये सब करने में बहुत टाइम लगा होगा। कैसे कि पहले तो आप पॉलिनेशन करवाइए, अब फिर कुछ दिन वेट कीजिए ताकि उसमें से कुछ निकले, दिड़ी बने। दिड़ी मतलब फल बने मटर, उसको पकने दिया जाए, और फिर ओकर बीबा के निकाल के फिर कोची करेंगे, रोपेंगे, तब ना पता चलेगा कि लंबा है कि बौना है। समझ रहे हैं? तो इसके लिए कितना समय लगा होगा। इस प्रयोग को बहुत व्याख्यात्मक रूप से इन्होंने अपने किताब में लिखा था 1866 में। लेकिन वैज्ञानिक लोग का कहना था ना कि ये गलत चीज़ है, ध्यान नहीं दिया, मतलब इग्नोर किया कि है ये सब गलत चीज़ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बाद में जब वैज्ञानिक लोग प्रयोग करना शुरू किया तो पता चला नहीं, इनका प्रयोग क्या था, सही था। तब जाके उनके टोटल प्रयोग को किया गया वैज्ञानिकों द्वारा 1900 ईस्वी में। सोच लीजिए, 34 वर्ष तक उनके प्रयोग को हल्का में लिया गया। 34 वर्ष के बाद लोगों को लगा कि नहीं, मेंडल जी सचमुच में एक महान कार्य करके गए थे और आनुवंशिकी की दुनिया में एक महान कार्य किए थे, एक महान है जो खोज किए थे, है ना, आनुवंशिकी की दुनिया में। तब जाके वैज्ञानिकों ने उनको मरने उपरांत है जो अवार्ड दिया, मतलब उनके परिवार को देगा, और देगा कुछ लासबा को देगा, ले जाके उनके परिवार को देगा। समझ गए बात के ना। अच्छा, जो बच्चा दूसरे गांव के हैं वो 2 गाँव आए हैं, 3 गाँव हैं, बाकी वो दोनों नमूना को हम देख रहे हैं, लंबू सिंह और बौनू सिंह, दोनों ठीक है, सही है, एक लंबू है एक बौनू है, अच्छा है, मेंडल जी का प्रयोग है वो, चलिए ठीक है। वो दोनों को मैं नोटिस कर पा रहा हूँ
कि वो दोनों जानते हैं कि सुबह में 5 बजे से लेकर कितना बजे तक है, 7 बजे तक 2 घंटा क्लास चलता है, लेकिन फिर भी आए हैं नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए भाई? मस्ती। ऐसा थोड़ी है कि जुना तक सोए हुए हैं, बिल्कुल नहीं। 5 बजे जुना तक कैसे सोए रहेंगे यार? 5 बजे तक सो सकता है, 5:30 बजे तक सो सकता है। देहात के आदमी है, अब मैट्रिक का तो स्टूडेंट है जी, 10th एस्पिरेंट है, जाएगा कहाँ? तो बस उन लोगों को पढ़ाई हल्का लग रहा है चलो किसी तरह से बस खाली पास हो जाए, काम बन जाए, ये सोचने में लगा हुआ। खैर लेकिन ज्ञान कहाँ लेके जाओगे? ज्ञान तो नॉलेज तो नहीं रहेगा। चलो अंतिम होते तो मैं VBA क्वेश्चन दे करके रिजल्ट ला भी दूँ, ज्ञान का क्या होगा? नॉलेज तो कुछ होगा ही नहीं तुम्हारे पास, ठीक है। चलिए तो अब मेंडल के आनुवंशिकता के नियम की बात करें। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ जी, जो एक्स्ट्रा जो आप लोग चर्चा करवाते हो, मैं चाहता था इसको तुरंत ख़त्म करके निकल सकता था बहुत जल्दी। तो दूसरा ट्यूशन की तुलना या दूसरा कोचिंग की तुलना मेरे से मत करना तो सब पैदान से करना। किताबी दुनिया, किताब नोट्स तो दे तो दिए, रटो बैठ के, फिर वो तो 10 दिन में ख़त्म कर लोगे बायोलॉजी। नहीं होगा नोट्स 10 दिन में ख़त्म तुम लोग से। 1 दिन में 1 पेजा पढ़ो, 10 दिन में 10 पेजा ख़त्म, बात ख़त्म। तो दूसरा कोचिंग से तुलना मत करना कि फलानमा सर के जल्दी सिलेबस ख़त्म हो गया, चिलानमा सर पे देरी पर हुआ। आई नहीं देख रहा कि हम पढ़ा कितना रहे। पढ़ाने का लेवल अलग अलग होता है। मैं चाहूँ तो बहुत जल्दी ख़त्म कर दूँ, तुम लोगों पर डिपेंड करता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ें। तो मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चयन किया था, जिसमें उन्होंने 2 प्रयोग किए थे। मैं बताया था ना कि 2 प्रयोग, जिसमें लंबा पौधा एवं बौना पौधा और गोल पीला बीज और झुर्रीदार हरा बीज। अब ये क्या है सर जी? कभी पीला मटर देखे हैं आप लोग? पीला मटर नहीं देखे हैं? अरे बीवा पीला यार, और पूरा गोल रहा तो चिकन रहा तो जिसका भुंजवा बनता है। हरा मटर देखे हैं? हरा दाल मोट नहीं कहा है, चना वाला। अरे होता है, मेरे पास अभी भी है हरा वाला, मेंडल जी का दिन है। लेकिन हरा वाला प्रॉपर गोल नहीं होता है, पिलक्का पूरी तरह से एकदम चिकन चक्कन गोल रहा तो बोलिए, लेकिन हरा वाला नहीं रहता है। तो देखा होगा जी मोहतरमा पीछे। हाँ चल ठीक है, मेरे पास भी है ना, हम खाए हैं। और दोनों का भुंजा खाए हैं यार, भुंजा तो दोनों का खाए हैं। आए हरा वाला दलमुटवा स्पेशल हरा वाला खाए हो? मेरे पास अभी भी रखा हुआ, बांट देंगे एक आधे। लेकिन हाँ वो हल्का लगता है कि कल अच्छा दिन हो गया। और जल्दी देखिए छुट्टी में नहीं रहते, जिसकी वजह से खा नहीं पाते हैं। न जाने कितना दलमोट, न जाने कितना प्रकार के दलमोट फेंकाया मेरे यहाँ, रखल ख़राब हो गया। ध्यान ही नहीं देते हैं, डिब्बा में बंद रहता है, भूख लगता है तो ध्यान नहीं देते हैं। सोना ज़्यादा ज़रूरी हम समझते हैं, खाने से ज़्यादा नींद पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। अब 8-8 घंटा पढ़ाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, शरीर भी थकता है। अब फिर ऊपर से खुद भी पढ़ते हैं तो दिक्कत नहीं। तो चलिए मेंडल ने कुल इसमें 2-3 क्वेश्चन जन्म लिया। पहला कि मेंडल ने कुल कितने प्रयोग किए थे? 7 को। कुल कितने प्रयोग किए थे? 7 को। अच्छा, मेंडल ने प्रयोग करने के लिए कौन सा पौधा का चयन किया था? तो मटर के पौधा का चयन किया था, है ना, आनुवंशिकी के। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया कि मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। बस इतना सही बात है। हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ें। ये है मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। इतना ढेर सारा, लेकिन इतना नहीं हम पढ़ाने वाले हैं। ये सब खाली ऐसे ही दिखा रहे हैं आप लोग को कि आगे आने वाला समय में ऐसा है। देख लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम, पहला पृथक्करण का नियम, दूसरा स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। ये सब 10th में नहीं पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। प्रभाविता का नियम, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अभी ये सब हटाओ यार, ये सब हम लोग का इम्पोर्टेंट ये है। मैंने क्या बोला कि 10th में जो है सिर्फ 2 ही चीज़ पढ़ना है, मेंडल के प्रथम संकरण प्रयोग और द्वितीय संकरण प्रयोग। 2 को उन्होंने प्रयोग किया था, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण उसी को कहते हैं, जिसको हम लोग इन्हीं के प्रयोग के बाद ना हाइब्रिड चीज़ आया। हाइब्रिड धान, हाइब्रिड जितना भी देख रहे हैं हाइब्रिड फसल में, तो सब किनके देन है? मेंडल जी का देन है। पहली बात तो यही खोज किया था, ठीक है।
फिर तो वैज्ञानिकों ने जो लाइन लगाया वो इतना प्रकार के बनाया है कि जो 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 ओरिजिनल था वही ख़त्म हो चुका है। अब सब जगह क्या है, हाइब्रिड है। हाँ, अब कितना को एगो सीता धान होता था, सीता धान होता, बड़ी लंबा लंबा होता था। अब किसी को खेत में नहीं होता, कहीं है ही नहीं, मार्केट में नहीं सीता धान। फिर बकोइया धान होता था, वो बकोइया धान है ही नहीं मार्केट में। हाँ, अब नाम है, हम लोग के ज़माना की मैं बात कर रहा हूँ। अभी सब राजेंद्र बाना कौन बन कौची कुची दुनिया भर के कौन कौन नाम है जो पता चलता है कुछ, बस इतना है कि धान है। फिर से बोलिए। हाँ, बौना धान इसलिए प्रचलित है ना, क्योंकि बौना धान जो है ना, जो जिस एरिया में पानी की मात्रा बहुत अधिक हो, है ना, पानी कमी ना हो गए, उस एरिया में बौना धान का रेट इतना ज़्यादा है, दर बहुत ज़्यादा दर जाता है, बौनमा धान जिसको कहते हैं। अब सर क्या बौनमा धान सच में बौना होता है? नहीं, बौना नहीं होता है। उसका दाना जो है ना वो हल्का छोटा छोटा होता है और चौड़ा मोटा मोटा होता है, मतलब इसलिए उसको बौना कहा गया है ना। समझ में आया? चलिए ठीक है, तो हम लोग जो अगला क्लास में ये दोनों को एक बार कवर करेंगे, प्रथम संकरण और द्वितीय संकरण, और दोनों VVI क्वेश्चन है। यही दोनों है जिसके लिए हम बोल रहे थे कि मेंडल का प्रयोग बहुत VVI है। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में।